जनजातीय विद्रोह। अगर इन जनजातीय विद्रोह को आप देखोगे तो यहां जो जनजातीय विद्रोह है यह कोई एक समय काल का नहीं है, बल्कि जनजातीय विद्रोह के दो फेज हैं। इसके दो फेज हैं, एक तो 19वीं सदी का जनजातीय विद्रोह है और एक जो जनजातीय विद्रोह है वह है 20वीं सदी का जनजातीय विद्रोह। तो यहाँ पे जनजातीय विद्रोह को आप देखोगे तो यह दो रूपों में दिखाई देगा। एक जो जनजातीय विद्रोह है वह है 19वीं सदी का और एक जनजातीय विद्रोह है वह है 20वीं सदी का। 20वीं सदी का यह जनजातीय विद्रोह, 19वीं सदी एवं 20वीं सदी का यह विद्रोह हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जो 19वीं सदी का जो जनजातीय विद्रोह है इसका नेचर आपको अलग दिखाई देगा, 20वीं सदी के जनजातीय विद्रोह का नेचर अलग दिखाई देगा, इसकी प्रकृति अलग होगी। जैसे अगर 19वीं सदी के हम जनजातीय विद्रोह की बात करें तो 19वीं सदी का जो जनजातीय विद्रोह है वह हिंसक प्रवृत्ति को अपनाए हुए है, वह क्षेत्रीय स्वरूप को अपनाए हुए है। उसमें मसीहावादी प्रवृत्ति हम लोग देखते हैं कि उसमें आपको मसीहावादी प्रवृत्ति भी आपको दिखाई दे रहा है। तो यह जो जनजातीय विद्रोह जो 19वीं सदी का है, अगर इन 19वीं सदी के हम इन विद्रोहों को देखें तो इसमें कुछ प्रमुख विद्रोह हैं। जैसे आप देखो चेरो विद्रोह है 1817 का, इसके साथ साथ आपको 1820 का हो विद्रोह है जो 19वीं सदी का है, 1830 का कोल विद्रोह है। तो इसमें कुछ विद्रोह को आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से आपको प्रीलिम्स में पूछ देता है। तो एक तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 19वीं सदी का जनजातीय विद्रोह, वह है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह, और यह चेरो विद्रोह कब का है? यह है 1817 का जो चेरो विद्रोह है। इसके बाद आप देख रहे हो विद्रोह। हो विद्रोह यह है 1817 का चेरो विद्रोह है, 1820 का यह हो विद्रोह है। यह अलग अलग क्षेत्र में आपका हो रहा है। इसके साथ साथ आप देखते हो तो कोल विद्रोह है 1830 का कोल विद्रोह, 1855 का संथाल विद्रोह, ये सभी 19वीं सदी का विद्रोह है। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह यह है 1830। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह यह है 1855, क्योंकि ये सब कभी कभी मैचिंग में भी आपसे पूछ देता है, क्रमबद्धता में आपको मिलाने के लिए मैचिंग में इस तरीके से प्रीलिम्स में आपको पूछ देता है। इसके बाद है सफाहार आंदोलन है 1870 का, भागीरथी विद्रोह है 1882 का, मुंडा विद्रोह है 1899 का। तो इस प्रकार से कुछ और विद्रोह को हम लोग 19वीं सदी में देख सकते हैं जिसमें सफाहार विद्रोह है। इसके साथ साथ आपका कच्छ नागा विद्रोह है, जो कच्छ विद्रोह नागा विद्रोह जिसे कहा जा रहा है, जो हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का विद्रोह है महत्वपूर्ण विद्रोह के रूप में। तो इसी में आप लिख सकते हो सफाहार विद्रोह, सफाहार। इसके साथ साथ कच्छ विद्रोह, कच्छ विद्रोह, नागा विद्रोह, कच्छ विद्रोह, नागा विद्रोह। इसके साथ साथ मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह। तो ये सभी आपको 19वीं सदी के विद्रोह हैं जिसमें 1870, 1882 और 1899 ये आपको 19वीं सदी के विद्रोह हैं जो जनजातीय लोग विद्रोह करते हैं। ये सब छिटपुट विद्रोह है। इन जो भी विद्रोह को आप देखो तो इनमें आप यह नहीं देखते हो कि सभी एक साथ मिलकर कोई ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह नहीं करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में कर रहे हैं, सब छिटपुट विद्रोह है। इनमें अभी कोई एकता वैसी नहीं है, एक साथ संगठित होकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नहीं लड़ते हैं। शायद संगठित होकर लड़ते तो हो सकता है यह बड़ा प्रभाव डालता, लेकिन संगठित विद्रोह यह नहीं था। यह अकस्मात विद्रोह के रूप में है, अचानक से उठा हुआ विद्रोह के रूप में है। लेकिन 20वीं सदी के जब आप विद्रोह को देखोगे तो 20वीं सदी का विद्रोह थोड़ा अलग दिखाई देगा। जैसे 20वीं सदी के विद्रोह हम लोग देखते हैं तो वह संगठित विद्रोह भी है। यहाँ पे जो विद्रोही हैं उनको आपको अपने शोषणकारी प्रवृत्ति की समझ भी है, वे यह समझ भी पा रहे हैं
कि हमारा शोषण जो है वह किसके द्वारा किया जा रहा है, यानी इनका संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं है। जबकि 19वीं सदी के विद्रोह में हम लोग देखते हैं कि यह संकीर्ण दृष्टिकोण को अपनाए हुए बड़ा सीमित स्वरूप में, अभी इसकी सोच उतनी नहीं है, अभी यह अपने शोषणकारी चरित्र को समझने में भी असमर्थ है। इसको लग रहा है कि यह जो हमारा शोषण हो रहा है वह साहूकार महाजन इन्हीं के द्वारा हो रहा है, तो यह उन्हीं के खिलाफ विद्रोह है। लेकिन यहाँ पे 20वीं सदी का विद्रोह वह राष्ट्रीयता की भावना से युक्त है, राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बन रहा है। इसमें राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की भागीदारी आपको दिखाई देगा। तो दोनों के स्वरूप में अंतर है, दोनों के प्रकृति में अंतर है। यह कोई मसीहावादी नहीं है। इसमें आपको जो विद्रोही नेता है वह अपने आप को ईश्वर होने का दावा नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो विद्रोही नेता हैं वे अपने आप को ईश्वर होने का दावा करेंगे, उनमें मसीहावादी प्रवृत्ति है। वे अपने आप को ईश्वरीय शक्ति से लीन बतलाएंगे। वे बतलाएंगे कि हमारे अंदर ईश्वरीय शक्ति है और इन गोला बारूद का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, बल्कि जो ब्रिटिश गोलियां हैं वह पानी हो जाएगा और हमारा तीर धनुष वह आग उगलेगा। तो इनकी इस तरीके से सोच है। अब यहाँ जैसे 20वीं सदी के अगर इन विद्रोहों को हम लोग देखें तो 20वीं सदी के विद्रोह में जैसे आप देख रहे हो कि भील विद्रोह है, खोंड विद्रोह है। अब भील विद्रोह यह आपको 1913 का है। भील विद्रोह यह आपका 1913 का है। इसी तरीके से आप देखो तो खोंड विद्रोह यह 1914 का है। खोंड विद्रोह, अच्छा, खोंड विद्रोह में आप देखो तो इन विद्रोहियों को, जैसे यह 1914 में यह विद्रोह हो रहा है, तो खोंड विद्रोहियों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भी समझ थी। यानी इन लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह कब किया, तो 1914 में। और 1914 में क्या हो रहा है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है। तो इनको लगा कि अगर ऐसे समय में हम ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे तो शायद हमारी जीत हो जाएगी, क्योंकि अभी अंग्रेज जो हैं वे अंग्रेज अभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन्वॉल्व हैं और यहाँ पे यही समय है इनके विरुद्ध हमें अस्त्र शस्त्र उठाने का। यानी इनको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भी समझ है। ऐसा नहीं कि जनजाति हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ नहीं है, बल्कि 20वीं सदी के जनजातीय विद्रोह में हम लोग देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से वह परिचित है और खोंड विद्रोह इसका जीता जागता उदाहरण है। इसके साथ साथ आप देखते हो तो आगे चलकर 1917 में आपको फाड़ो कुकी आंदोलन हो रहा है। यह 1917 का है। फाड़ो कुकी आंदोलन, यह आपको 1917, यह प्रथम विश्व युद्ध के समय काल में ही चलाया जा रहा है। फाड़ो कुकी आंदोलन 1917 में। इसके साथ साथ आप देख रहे हो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन चलता है जो रंपा विद्रोह है, जो अलारू सीताराम राजू के नेतृत्व में आपको चलाया जा रहा है, रंपा विद्रोह। तो यह हम लोग देखते हैं कि यह 1922 ईस्वी में रंपा विद्रोह 1920-22 में चलाया गया है। 1920-22 में यह आपको रंपा विद्रोह चलाया जा रहा है 1920-22 में। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं तो एक और आंदोलन है ताना भगत आंदोलन, जो 1920 में चलाया जा रहा है। ताना भगत आंदोलन यह आपको 1920 में चलाया जा रहा है। यह सब 20वीं सदी के महत्वपूर्ण विद्रोह है, जनजातीय विद्रोही है, 20वीं सदी का विद्रोह है। इसके साथ साथ एक और विद्रोह हम लोग देखते हैं, जैलियान आंदोलन, जो 1925 में चलाया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में, जिसमें आपको रानी गौंडीनल्यू जुड़ती है, जिसको रानी की उपाधि देने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो लंबे वर्षों तक जेल में बंद रही और आज़ादी के बाद फिर वे जेल से रिहा होती हैं। तो यह हम लोग देखते हैं कि वह भी एक महत्वपूर्ण विद्रोह है। जालियान आंदोलन और जालियान आंदोलन है यह आपको 1925 का। तो यह सभी विद्रोह हम लोग देखते हैं कि यह 20वीं सदी का विद्रोह है, जनजातीय विद्रोह है। तो इस प्रकार से जनजातियों ने जो विद्रोह किया, यह ब्रिटिश नीति के विरुद्ध भारत में एक प्रकार की प्रतिक्रिया है। जो ब्रिटिश प्रशासनिक नीति है, जो ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति थी,
जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है, जो ब्रिटिश आपको प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, इसके साथ साथ है हम लोग देखते हैं तो किन किन नीतियों का हमने चर्चा किया था। हाँ, यानी साम्राज्यिक नीति, आर्थिक नीति, प्रशासनिक नीति, सामाजिक सांस्कृतिक नीति। तो इन नीतियों के विरुद्ध उत्पन्न यह प्रतिक्रिया है जनजातीय विद्रोह, क्योंकि इससे जनजातियों में असंतोष बढ़ा और यही असंतोष विद्रोह का रूप ले लेता है। अब यहाँ पे हम लोग को जो देखना है कि यह जो जनजातीय विद्रोह हो रहा है, आखिर जनजाति सीधे साधे लोग थे, यह अलग थलग रहने वाले लोग थे, इनको विशेष भारतीय समाज संस्कृति, जो मूल जो नगरीय समाज संस्कृति है, उससे इनका कोई मतलब नहीं था। बड़ा ही शांति प्रिय लोग हुआ करते थे। आखिर यह क्यों विद्रोह पर उतारू हो गए, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर इनके कारणों की हम तलाश करें कि यह जनजातीय विद्रोह का आखिर कारण क्या है, तो यहाँ जो हम लोग को देखना है जनजातीय विद्रोह में, तो एक तो हम लोग को यह देखना है कि इस जनजातीय विद्रोह का एक पहला कि कारण इसका क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है। ठीक है, बिल्कुल प्रीलिम्स में तो पूछा ही जाता है ना, इन जनजातीय विद्रोह पे आपको प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। नहीं, अब कोई जरूरी नहीं है, विशेषकर कुछ महत्वपूर्ण है। कभी कभी जैसे प्रीलिम्स में आपका क्या है कि प्रीलिम्स में आपको कभी इन विद्रोह के विषय में आपको या तो मैचिंग में दे देगा, ठीक है, और नहीं तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह, जैसे आप संथाल विद्रोह को देखो तो यहाँ से आपको मेंस में भी प्रश्न पूछ देता है। आप मुंडा विद्रोह, यह महत्वपूर्ण है, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछ सकता है। इधर आप देख रहे हो तो इधर जैसे आप देखो तो खोंड विद्रोह, यह महत्वपूर्ण है विशेषकर प्रीलिम्स के लिए। अगर ताना भगत जलियांग आंदोलन देखो तो इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछ देता है, या तो फिर आपको, ये तो प्रीलिम्स से रिलेटेड है। मेंस में जो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, एक तो आपको जनजातीय विद्रोह का आखिर कारण इसका क्या रहा था, दूसरा आपको इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ देता है, वह स्वरूप पे प्रश्न पूछ देता है कि 19वीं एवं 20वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के स्वरूप पर चर्चा करें। अब स्वरूप यानी इसकी प्रकृति कैसी रही है, क्या एक ही प्रकार का है या फिर अलग अलग प्रकार का यह विद्रोह रहा है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह अवश्य हुआ, लेकिन इसका स्वरूप कैसा था, इसकी प्रकृति कैसी थी। इसके साथ साथ हम लोग देखें तो यहाँ पे जैसे कारण हो गया, स्वरूप हो गया, फिर इनकी असफलता के क्या कारण रहा, असफलता के आखिर यह जनजाति असफल क्यों हो गए, तो इसकी असफलता के कारण क्या रहा। तो इससे रिलेटेड आपको ओवरऑल मेंस में प्रश्न, जैसे इसी बार प्रश्न पूछे हुए हैं जनजातीय विद्रोह पे, तो यहाँ से आपको जनजातीय विद्रोह, जैसे इस बार अगला बार हो सकता है आपको किसान विद्रोह पे प्रश्न पूछे, वह महत्वपूर्ण हो सकता है किसान विद्रोह पे, क्योंकि इधर पूछा नहीं है। जनजातीय विद्रोह पे अभी लेटेस्ट अभी प्रश्न पूछ चुका है, तो यहाँ से इस तरीके से प्रश्न, और प्रीलिम्स में तो पूछा ही जाता है। अगर इन जनजातीय विद्रोह के कारण की बात की जाए तो इनका कारण क्या रहा होगा, इनका कारण कहीं ना कहीं आपको आर्थिक असंतोष के कारण यह विद्रोह हुआ होगा, राजनीतिक असंतोष के कारण यह विद्रोह, यानी सामाजिक सांस्कृतिक असंतोष के कारण यह विद्रोह हुआ होगा, प्रशासनिक असंतोष के कारण यह विद्रोह हुआ होगा। अगर इनके कारणों को हम लोग देखें तो यहाँ जो इसका कारण है कि जनजाति सीधे साधे लोग क्यों विद्रोही हो रहे हैं, तो इसके पीछे एक तो बड़ा कारण इन जनजातियों में आर्थिक असंतोष है, आर्थिक असंतोष है। और आर्थिक असंतोष क्यों उत्पन्न हुआ, तो इसके लिए ब्रिटिश आर्थिक नीति उत्तरदायी रहा होगा, इसके लिए ब्रिटिश आर्थिक नीति उत्तरदायी रहा होगा। इसके साथ साथ आप देखो तो यहाँ पे प्रशासनिक असंतोष भी है, प्रशासनिक असंतोष भी है, यानी जो प्रशासनिक संरचना जो बनाई गई और जो भी प्रशासनिक ढांचा बनाया गया, निर्मित किया गया, उन प्रशासनिक ढांचों में इन जनजातियों के हितों का ख्याल नहीं रखा गया, वहां भी इन्हें असंतोष का सामना करना पड़ा। इन्हें लगा कि शायद हमारे बातों को सुना जाएगा। संथाल पहले जाते हैं और जाकर सरकार से अपनी समस्याओं को बताते हैं, उन्हें लगा कि शायद सरकार हमारी समस्या की ओर ध्यान देगी, लेकिन जब उधर से भी इन्हें निराशा हाथ लगा तब यह विद्रोही रुख अख्तियार करते हैं, तब यह अपना तीर धनुष और कुल्हाड़ी उठाते हैं। अदरवाइज ये ऐसे विद्रोह पर उतारू नहीं हो रहे थे, और ऐसा भी नहीं कि इसके लिए पहले सरकार को अवगत नहीं कराए कि हमारे साथ कौन सी समस्या है।
जैसे आप देख रहे हो कि अब बहुत सारे जो नियम कानून, जो प्रशासनिक जो कानून बनाए जा रहे हैं, या जो पुलिस छावनियां बनाई जा रही है, सैनिक छावनियां बनाई जा रही है, वह जनजातीय क्षेत्रों में बनाई जा रही है। और जनजातीय क्षेत्रों में बनाने के कारण यहाँ पे इनके साथ आपको सामाजिक प्रताड़ना से भी इन्हें जूझना पड़ रहा है। उनके बनाए हुए प्रशासनिक नीति से भी वह खुश नहीं है। इनको लगता है कि ये जो न्यायिक व्यवस्था है इसमें हमें राहत प्रदान किया जाएगा, लेकिन उस न्यायिक व्यवस्था में भी इनको राहत नहीं मिल रहा है। यह पुलिस के पास जाते हैं, वहां भी पुलिस से इनको कोई सहायता नहीं मिल पाता है। तो इसको लेकर भी इनमें असंतोष था। इसके साथ साथ आप देखोगे कि सामाजिक सांस्कृतिक असंतोष भी है। सामाजिक सांस्कृतिक असंतोष भी है। सामाजिक सांस्कृतिक असंतोष भी है। सामाजिक सांस्कृतिक असंतोष। अब जैसे बहुत सारे सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में इनके हस्तक्षेप किया जा रहा है। अब बहुत इनके अपने, जैसे आप देखो कि अब सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप कैसे हो रहा है, तो सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है। ये रहते कहाँ है जनजाति? वह जंगल में रह रहे हैं। अब उन्हीं जंगलों को काटकर और उधर से सड़क और रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है। अब उन रेलवे लाइन के निर्माण में, उन सड़क के निर्माण में इन जनजातियों को क्या किया जा रहा है? इनका शोषण किया जा रहा है, इनसे जबरन विष्टि करवाई जा रही है, इनको कोई मजदूरी नहीं दिया जा रहा है, इनकी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। क्या इसको लेकर भी ये शांत बैठे रहेंगे? क्या एक ना एक दिन ये अपने हथियार को उठाएंगे। जो इनके पास हथियार था उस हथियार को इन लोगों ने उठाया है। तो एक सामाजिक हस्तक्षेप इनके मामलों में बढ़ता है। जो ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप है वह बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखो तो इनकी कुछ अपनी संस्कृति थी। आदिवासी जो थे, इनका अपना अलग रीति रिवाज होता था। ये प्रकृति पूजक लोग थे। अब इनके रीति रिवाजों में भी हस्तक्षेप किया जा रहा है। अब इन्हें पिछड़ा बताया जा रहा है, इन्हें असभ्य बताया जा रहा है, इन्हें जंगली बताया जा रहा है। इनकी कुछ ऐसी प्रथाएं थी जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जैसे नरबली की प्रथा। जनजाति जो थे वे बलि दिया करते थे। अब इस पर रोक लगा दिया गया। इसको लेकर इनमें असंतोष उत्पन्न हो गया। इनके बहुत ऐसे रीति रिवाज थे जिसको लेकर प्रतिबंधित कर दिया गया। इसको लेकर इनमें असंतोष उत्पन्न हुआ और यही असंतोष विद्रोह का कारण बन जाता है, जिसके कारण अलग अलग क्षेत्र में इन जनजातीय समुदायों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत की। शुरुआती चरण में इनका विद्रोह असंगठित था, वह संगठित नहीं था, वह छिटपुट विद्रोह के रूप में था। वहां पे आप देखो तो इनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे। इन्हें अपने विद्रोहियों की अच्छे से समझ नहीं थी। इनको लगता था कि ये जो साहूकार महाजन हैं यही हमारे शोषक हैं। इसलिए इन्होंने दिक्कू भगाओ आंदोलन चलाया। दिक्कू मतलब बाहरी तत्व। तो उन बाहरी तत्वों के विरुद्ध, उन बाहरी समुदायों के विरुद्ध ये आंदोलन करते हैं। डायरेक्ट इनकी लड़ाई अभी शुरुआती चरण में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नहीं हो रही है, लेकिन आगे चलकर जब इनकी समझ विकसित हुई तब इन्होंने अपने रुख को और व्यापक बनाया और फिर ब्रिटिश सरकार को टारगेट करना इन्होंने स्टार्ट किया। तो यहां अगर इन कारणों की तलाश की जाए तो यहां पे कारण क्या है? जैसे आर्थिक असंतोष क्यों हुआ? तो आर्थिक असंतोष को अगर हम लोग देखते हैं तो जो ब्रिटिश भू राजस्व नीति जो लाई गई, यह जो ब्रिटिश जो भू राजस्व नीति लाई गई, जमींदारी व्यवस्था जो लागू किया गया, इस व्यवस्था के कारण क्या हुआ कि इनको अब जमीन से बेदखल कर दिया गया। क्योंकि जमींदारी व्यवस्था में क्या हुआ कि जमींदारी व्यवस्था में जो वन था और जो वन संपदा था उन सबको सरकार के अधीन ले आया गया, जमींदारों के अधीन ले आया गया। अब इन्हें भी कर के दायरे में ले आया गया। इसको लेकर इनमें असंतोष था क्योंकि इनके अधिकार को समाप्त कर दिया गया, इन्हें अपने भूमि से बेदखल कर दिया गया। तो इस भू राजस्व नीति को लेकर इन जनजातियों में असंतोष उत्पन्न होता है और यह विद्रोह का कारण बन जा रहा है। इसके साथ साथ आप देखो तो यहाँ पे वन नीति लाया जा रहा है। वन नीति लाया जा रहा है अलग अलग समय काल के अंतर्गत। अब यह जो वन नीति है, इन वन नीति के तहत क्या किया जा रहा है? तो जनजातियों को जंगल पर से जो परंपरागत जो इनके अधिकार होते थे उन अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इसको लेकर भी इन जनजातियों में असंतोष था।
और यह असंतोष विद्रोह का कारण बन जा रहा है। इसके साथ साथ आप देखते हो तो इस जनजातीय विद्रोह का एक और बड़ा कारण क्या है, वह है आबकारी नीति। अब ब्रिटिश शासन काल के तहत एक और नीति लाई जा रही है और वह है आबकारी नीति। आबकारी नीति, अब यह आबकारी नीति क्या था, तो मदिरा पान निर्माण पर इन्हें रोक लगा दिया गया। जबकि जनजातीय समुदाय में क्या था, वहां पे आपको शराब का सेवन चाहे स्त्री हो या पुरुष वह सभी किया करते हैं। अच्छा, वो कोई स्कॉच और विस्की के उनको कोई शौक नहीं होता है ना, उनका अपना है भाई, वे खुद अपने शराब का निर्माण करते हैं, वे खुद मदिरा पान का सेवन भी करते हैं और जंगली पदार्थों से ही वह बनाते हैं। इसके लिए वो कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई बाहर से विदेशी आपको शराब की वे मांग कर रहे हों। अब यह जो आबकारी नीति जो लागू किया गया, इस नीति के तहत अब उसे भी प्रतिबंधित कर दिया गया और इसको लेकर भी इनमें असंतोष था जो विद्रोह का कारण बन जा रहा है। तो यह आर्थिक नीति जो है, ब्रिटिश आर्थिक नीति, इस आर्थिक नीति ने जनजातियों को असंतुष्ट करने का काम किया और यही असंतोष आगे जाकर जनजातीय विद्रोह का कारण बनता है।